हाँ तो बच्चों, आज हम एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मॉडल तो इसको देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, डाल्टन ने पहले बताया था कि जो परमाणु होता है वह एक अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में कुछ नई खोजें हुई। उसके बाद ये पता चला कि जो परमाणु होता है उसमें क्या क्या होते हैं। एक धनावेशित प्रोटॉन होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों को इनके स्थायित्व और इनकी व्यवस्था को समझाने के लिए नए नए मॉडल प्रस्तुत करने पड़े। तो उनमें सबसे पहला मॉडल जो हम ले रहे हैं, हम जे थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं, जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल को जे थॉमसन ने 1898 में प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है इसका जो रेडियस होता है, जो इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। इस मॉडल का दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी होता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या इसको रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो वाटरमेलन आपने सब देखा ही होगा, और चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि उन्होंने बताया कि इसमें जो होता है ये समान रूप से आवेशित होता है पूरा का पूरा, यानी कि टोटल एटम जो होता है उसका टोटल जो आवेश होता है वो 0 होता है। उन्होंने ये बताया कि इसमें पूरे में धनावेश व्यवस्थित रहता है और उसके ऊपर कुछ ऋण आवेशित जो पार्ट है इसका वो इस तरह से व्यवस्थित रहता है, जैसा चित्र में दिख रहा है। ये ऋण आवेशित पार्ट हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो भीतर का हिस्सा है, ये जो पूरा रेड दिख रहा है, ये क्या है, इसका धनावेशित भाग है। तो आपने देखा होगा कि ऐसा ही वाटरमेलन में भी होता है। जो तरबूज हम खाते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, अंदर पूरा रेड वाला होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के उसके बीज इस तरह से लगे होते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बीज की तरह उपस्थित रहते हैं, और जो शेष भाग होता है इसका, ये जो गूदा जिसको हम कहते हैं, वो उसका जो रेड वाला पार्ट होता है वो इसमें इस तरह से व्यवस्थित होता है। ऐसा ही उन्होंने बताया कि परमाणु में भी इसी तरह की व्यवस्था होती है। इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, इन्हें जे थॉमसन को। तो ये मॉडल खास तौर से उनका एटॉमिक मॉडल था। इसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के कोर्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझना चाहिए आपको, ध्यान से देख के, बहुत सरल है। तो रदरफोर्ड, इसके बाद जब थॉमसन का मॉडल आया तो थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने इस पर काम करना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। उनके स्टूडेंट्स से हैंस गीगर, अर्नेस्ट मॉसडेन। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली। देखिए इस टाइप का सेटअप बनाया उन्होंने, जिसमें जो है यहाँ पर सोने की पतली पन्नी है, यहाँ पर एक लेड की प्लेट है जिसमें छिद्र है, और यहाँ पर अल्फा कण जहाँ से उत्सर्जित होते हैं, एक अल्फा कणों का उन्होंने स्रोत लिया है। यहाँ से अल्फा कणों का स्रोत लिया। तो यानी कि उनके मित्रों ने सोने की पतली पन्नी है, इस पर क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार की, ये डायग्राम में बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और सोने की जो पतली पन्नी थी, इसकी मोटाई उन्होंने ली 100 नैनोमीटर, 100 nm की उन्होंने उसकी मोटाई ली, यानी कि काफ़ी पतला था। और इस पतली पन्नी पर अल्फा कण इन्होंने यहाँ से डाले, और बीच में लेड की प्लेट है जो क्या कर रही है, यहाँ से जो अल्फा किरण आ रहे हैं उनको निर्देशित कर रही है, सीधे मार्ग में यहाँ से भेज रही है, ताकि वो यहाँ पर सोने की जो यहाँ पर पतली पन्नी लगी है उससे टकराएं। अब यहाँ पर उन्होंने देखिए, इसमें ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये सोने की पतली पन्नी है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर उन्होंने जो है प्रतिदीप्तशील, यानी कि जिसको हम स्फुरदीप्त प्लेट जिसको हम कहते हैं, स्फुरदीप्त प्लेट उन्होंने यहाँ पर लगाई, जो कि जिंक सल्फाइड की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनी होती है जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की बनी हुई यहाँ पर स्फुरदीप्त प्लेट होती है, उस पर उन्होंने इसको जो है टकराया। तो स्फुरदीप्त प्लेट की क्या खासियत होती है कि इसमें जो हमको यहाँ से जाती हुई ये रेज दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो स्फुरदीप्त प्लेट पर क्या करती हैं, लाइटिंग करती हैं, यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं। तो इस तरह का उन्होंने सेटअप बनाया।
तो इस सेटअप के बाद अब जब उन्होंने प्रयोग किया, यानी कि इस प्रयोग के बाद उनको कुछ निष्कर्ष देखने को मिले, जो मतलब इसके बाद कुछ प्रेक्षण, सबसे पहले प्रेक्षण, इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि जो यहाँ से जब अल्फा कण इसमें डाले जा रहे हैं तो अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए, यानी कि अधिकांश अल्फा कण यहाँ से सीधे चले गए। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ से सीधे चले गए और इस दीवार पर यहाँ चमक उत्पन्न करने लगे। कोई भी उनमें मतलब वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। दूसरी स्थिति में उन्होंने देखा कि अल्फा कणों का बहुत कम अंश, यानी कि बहुत छोटे अल्फा कण, बहुत थोड़ी मात्रा में अल्फा कण, ठीक है, अपने कोण से विचलित हो गए, यानी कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, यानी कि सीधे नहीं निकले, थोड़ा इस ओर या इस ओर को चले गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि और भी बहुत सूक्ष्म मात्रा में अल्फा कण, बहुत सूक्ष्म मात्रा में अल्फा कण यहाँ से टकराकर वापस लौट गए, यानी कि इस जगह पर आए और यहाँ से टकराए, उसके बाद बैक हो गए, वापस हो गए। तो 3 तरह के उन्होंने प्रेक्षण देखे। फिर मैं बता रहा हूँ, पहला क्या है, थोड़ी मात्रा में अल्फा कण सीधे निकल गए, उससे भी थोड़ी न्यून मात्रा में अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, और बहुत थोड़ी मात्रा में अल्फा कण यहाँ पर टकराने के बाद वापस चले गए। तो 3 प्रेक्षण उन्होंने प्राप्त किए, और इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्होंने निष्कर्ष जो निकाले वो हमें समझना चाहिए। क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाले? तो ये प्रयोग आपकी समझ में आया। अब हम इसके निष्कर्षों को समझेंगे कि क्या ऐसा क्या चीज़ हुई थी जिसके कारण ये कण सीधे निकले या वापस लौटे या अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, यानी कि उनका जो कहने का अर्थ था कि ऐसा करना, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले तो उन्होंने बताया, अब देखिए सीधा यहाँ से निकल गए अल्फा कण, तो सीधा निकल गए, इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम में बहुत अधिक मात्रा में जो स्थान होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है। यह हम आजकल जो एटम की संरचना बनाते हैं वो कुछ इस टाइप से बनाते हैं, ऐसे, और बीच में नाभिक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा कण इस मार्ग से जा रहे थे, जो यहाँ से होते हुए निकल गए, वो तो कैसे निकल गए बच्चों, सीधे निकल गए। यहाँ से जो गए वो क्या हुआ, सीधे निकले और यहाँ टकरा गए। इसको जो सोने की पतली पन्नी है, इसको एक एटम के रूप में लिया, एक एटम के रूप में इसको मान लिया गया, क्योंकि बहुत पतली बनाई थी एटम की तरह। उसके बाद दूसरा ये था, अब जो अल्फा कण सीधे निकले उसका कारण है कि यहाँ पर क्या है, कुछ खाली रिक्त स्थान, काफ़ी मात्रा में रिक्त स्थान है, जिसके कारण वे कण किसी से टकराए भी नहीं, किसी से प्रभावित भी नहीं हुए और सीधे निकल गए। दूसरा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर अल्फा कण विक्षेपित हुए हैं, जो अल्फा कण अपने मार्ग से ऐसे विक्षेपित हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो उसका विक्षेपित होने का कारण ये है कि वो जो है प्रतिकर्षित हुए हैं किसी चीज़ से। तो प्रतिकर्षित हुए, उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, तो धनावेश की ओर ही धनावेशित कण कभी नहीं जाएंगे। वो क्या होंगे, अगर उनको कहीं से धनावेश मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज उनको मिलेगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज से मुड़ जाएंगे। तो इसी वजह से ऐसा हुआ कि कुछ कण यहाँ से आए और इस तरह से निकल गए। क्यों निकले, क्योंकि उनको कहीं पर इसमें धनावेश दिखा, तो धनावेश से वो क्या हुए, प्रतिकर्षित हुआ। तीसरा, जो कण लौट आए। अब तीसरा प्रयोग ये था, तीसरा निष्कर्ष उनका यह था कि जो कण लौट आए, उनके लौटने का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसमें कहीं मध्य में कोई ऐसा स्थान है जो अत्यधिक भारी है, जिसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, ठीक है, तो जिससे टकरा करके ये कण वापस लौट आए। देखिए 180 में लौट आए, जहाँ से टकराए वहीं से वापस लौट के 180 के मार्ग में आ गए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 जो इसके निष्कर्ष निकाले उनको हम दोबारा से समझेंगे। कि पहला ये था कि अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक मात्रा में रिक्त स्थान है।
और बहुत अधिक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। तो विचलित होने का कारण यह है कि चूंकि अल्फा कण धनावेशित थे, वो किसी धनावेश के कारण ही प्रतिकर्षित हो गए और प्रतिकर्षित होने के बाद उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया। और बहुत से ऐसे अल्फा कण थे जो 180 डिग्री के कोण पर बैक हो गए। तो उनका जो प्रमुख कारण था वो ये था कि वो किसी भारी चीज़ से टकराए जिन्होंने उसको आगे जाने नहीं दिया और वो वापस लौट आए। अब इसके बाद उन्होंने क्या निकाले, अब देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर परीक्षण देखे, उसका ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकालने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा जाता है। कितना सही था कितना गलत था ये तो जब और साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया तो उनको इसके बारे में पता चला। तो अब हम उनके निष्कर्षों को समझते हैं। देखिए पॉइंट वाइज है। पहला निष्कर्ष उन्होंने बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम का धनावेश व अधिकांश द्रव्यमान एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। यानी कि जो मूल उसका जो पूरा एटम होता है उसका जो पूरा द्रव्यमान होता है वो कहाँ पर होता है, उसके नाभिक में होता है और इसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। इस एटम को उन्होंने नाम दिया, मतलब इस स्थान को उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो धनावेश होता है वो इस सूक्ष्म क्षेत्र में जहाँ से टकरा करके ये रेजें क्या हो रही थी, वापिस हो रही थी, वहाँ पर स्थित होता है। इसको उन्होंने नाम दिया नाभिक। तो उन्होंने कहा कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अल्प क्षेत्र में स्थित है जिसको नाभिक कहा जाता है। इसको रदरफोर्ड ने ही नाम दिया था नाभिक। चलिए ये तो पहला उनका सिद्धांत का पहला बिंदु हो गया। दूसरे बिंदु की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक ये है। अब बारी आई थी वो ऋणावेशित कण कौन से हैं जो चक्कर काटते हैं। तो ऋणावेशित कण उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं एक वृत्ताकार मार्ग में। ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार मार्ग में ये चक्कर लगाते रहते हैं। जहाँ भी नाभिक होगा नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। जिन स्थानों को जिस मार्ग में ये चक्कर लगाते हैं उसका नाम भी उन्होंने दे दिया। इनको उन्होंने कहा था कक्षा। क्या कहा? कक्षा कहा। और इसमें ये बड़ी तेज़ी से घूमते हैं ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने एक चीज़ और बताई है, बात ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर खाली स्थान में कैसे घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं एक फोर्स के कारण। जैसा फोर्स सूर्य और पृथ्वी के बीच में, हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाते रहता है लेकिन कभी भी पृथ्वी सूर्य में गिरती नहीं है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं लेकिन कभी भी नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वे गतिमान ग्रह की तरह हैं और ये सूर्य की तरह है नाभिक, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने एक और जो तीसरा उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों से जुड़े रहते हैं। वही बात हो गई, आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों से जुड़े रहते हैं। तो ये उनके 3 पॉइंट रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के थे। तो इस तरह से बच्चों ये रदरफोर्ड का पूरा नाभिकीय मॉडल मैंने आपको समझाया है। अब रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में क्या क्या दोष हैं उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल